सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। टॉप न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको टॉप न्यूज में दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आपको आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भूपेंद्र पटेल आज दूसरी बार लेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज पहला दिन। लोकसभा में समुद्री जल दस्युतारोधी विधेयक 2019 पर होगी आगे की चर्चा। 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के पहले बैच का विवरण होगा पेश। डिंपल यादव को दिलाई जाएगी लोकसभा की सदस्यता। पाकिस्तान की सेना और अफगान तालिबान लड़ाकों के बीच भारी गोलाबारी जारी। इसमें 10 लोगों की मौत, 37 घायल। मृतकों में पाकिस्तान के 6 नागरिक भी शामिल। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता का छठा दौर आज से शुरू। समझौते के लिए दिल्ली पहुंचे ब्रिटेन के व्यापार सचिव केंद्रीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल के साथ करेंगे बैठक। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टी20 सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया। रोमांच से भरपूर मुकाबले में सुपर ओवर से निकला नतीजा। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। आज से संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। लोकसभा में आज समुद्री जल दस्युतारोधी विधेयक 2019 पर आगे की चर्चा होनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के पहले बैच को दर्शाने वाला विवरण और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण सदन में पेश करेंगी। नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव आज लोकसभा में शपथ लेंगी। लोकसभा महासचिव वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के बारे में राज्यसभा से प्राप्त संदेश की सूचना देंगे। साथ ही सदस्य नियम 377 के अधीन मामले भी उठाएंगे। 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर आज वित्त मंत्री जवाब देंगी। नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव, जो कि उपचुनाव में जीत कर आई हैं, उन्हें शपथ दिलाई जाएगी लोकसभा में आज। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा में आज विचार और पारित किए जाने के लिए 2 विधेयक पेश किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को विचार और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, जैसा कि हमने आपको बताया, आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 विचार और पारित किए जाने के लिए आज पेश किया जाएगा। इसके अलावा सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। तो ये संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ खास होगा, इसकी जानकारी हमने आपको दी। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। संसदीय सौध यानी कि पार्लियामेंट एनेक्सी में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और आपको बता दें कि रविवार को यानी कि कल लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जयपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अंबेडकर के द्वारा संविधान के जरिए मातृशक्ति को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत की महिलाओं को जो न्याय, समानता का अधिकार और महिला सशक्तिकरण के अधिकार मिले हैं, ये सब संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। आज ये भारत की जो राजस्थान की महिलाएं जो यहां बैठी है, ये महिलाओं की ताकत,
ये महिलाओं की शक्ति, ये महिलाओं को मिला अधिकार, समता और न्याय का अधिकार, समता मूलक समाज का निर्माण, इसके लिए जो संविधान के शिल्पकार हैं, जो समानता के प्रेरणादायक हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी की को मैं सबका आह्वान करता हूं कि पहले बाबा साहब की जय बोलेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और गुजरात में भूपेंद्र पटेल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आज दूसरी बार शपथ लेंगे। गांधीनगर में वरिष्ठ नेताओं राजनाथ सिंह, अर्जुन मुंडा और बीएस येदियुरप्पा की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई, जिसमें पटेल को मुख्यमंत्री चुना गया। भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में बहुमत से हुई प्रचंड जीत के 2 दिन बाद पटेल ने राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। गांधीनगर के हेलीपैड मैदान में आयोजित एक समारोह में वो गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सभी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं रविवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हिमाचल प्रदेश में आखिर 5 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो गई है। नई सरकार के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार का गठन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के विकास के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें 1500 करोड़ से अधिक की राष्ट्रीय रेल परियोजनाएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नागपुर और नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना नागपुर शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंद्रपुर को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही सेंटर फॉर रिसर्च मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हेमोग्लोबिनोपैथीज चंद्रपुर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर लंबे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है, जो महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1575 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किए जा रहे एम्स नागपुर को भी राष्ट्र को समर्पित किया। यह अस्पताल महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाला है। हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना हमारे सोशल इंफ्रा का उदाहरण है। काशी, केदारनाथ, उज्जैन से लेकर पंढरपुर तक हमारे आस्था स्थलों का विकास हमारे कल्चरल इंफ्रा का उदाहरण है। 45 करोड़ से ज्यादा गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने वाली जनधन योजना हमारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम को गोवा से 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। ये संस्थान उत्तरी गोवा को धारगल में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान और दिल्ली के नरेला में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान है। यह आयोजन 9वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन
और आरोग्य प्रदर्शनी 2022 के अवसर पर किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तीनों संस्थान आयुष स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को और गति देंगे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद केवल इलाज नहीं है, बल्कि ये आरोग्य है जो हमें जीना सिखाता है। हमारे पास आयुर्वेद का परिणाम भी था, प्रभाव भी था, लेकिन प्रमाण के मामले में हम पीछे छूट रहे थे। और इसलिए आज हमें डेटा बेस एविडेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए हमें लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा। भारत में यहां एम्स में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन जैसे संस्थानों में भी योग और आयुर्वेद से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रिसर्च हो रही है। मुझे खुशी है कि यहां से निकले आयुर्वेद और योग से जुड़े रिसर्च पेपर्स प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि काशी तमिल संगमम एक ऐसी सोच है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बल देती है। काशी तमिल संगमम के तहत आयोजित खेल महोत्सव के चौथे दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित क्रिकेट मैच में अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कला, संस्कृति और साहित्य सभी क्षेत्रों में काशी और तमिल का जो मेल है वो हजारों वर्ष पुराना है और उसको फिर एक बार जीवंत किया गया है। दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक बनारस और सबसे प्राचीनतम बोलियों में से एक तमिल भाषा, लेकिन काशी तमिल संगम ये एक ऐसी सोच है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बल देती है। कला, संस्कृति, साहित्य इन सब क्षेत्रों में जो काशी और तमिल इन सब का मेल है ये हजारों वर्ष पुराना है और उसको एक बार फिर जीवंत किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच ने किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी काशी तमिल संगमम के आयोजन की श्रृंखला में शामिल हुए। समाज और राष्ट्र निर्माण में मंदिरों का योगदान विषय पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारे पीछे मंदिरों की उपेक्षा का युग रहा है। मंदिर हमारी संस्कृति और इतिहास के रखवाले हैं और मोदी सरकार का पूरा ध्यान दुनिया में भारत की समृद्ध परंपराओं के निर्माण, पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन पर है। उन्होंने मंदिरों के विश्व स्तरीय संरक्षण पर भी जोर दिया। There are more than 1,000 temples in America, 1,000 temples, and many are very, very big temples. In today, wherever Indian communities, there are 3 crore, 3.5 crore actually Indians and people of Indian origin abroad. Every place where they have gone, they have taken our culture with them. They live our culture every day. So it is also our effort today to support them. जम्मू कश्मीर प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश में सभी परिवारों को एक प्रामाणिक डेटाबेस बनाने की योजना बना रहा है। इसमें शामिल किए गए प्रत्येक परिवार का एक अनूठा कोड होगा। रियासी जिले के कटरा में ई गवर्नेंस पर हालिया राष्ट्रीय सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटाबेस बनाने के लिए डिजिटल जम्मू कश्मीर दृष्टि पत्र जारी किया। इस कदम का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के चयन को आसान बनाना है। और आइए अब नजर डालते हैं टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 96वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों के बारे में विचार आमंत्रित किए हैं जिन्हें मन की बात कार्यक्रम में उठाया जाना चाहिए। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करने के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत भारतीय युवाओं के लिए करियर के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 197 स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित करेगा। आज
मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान मैंडूस का असर दक्षिण भारत में भले ही कमजोर हो गया है, लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई शहरों में बारिश की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक चक्रवाती तूफान मैंडूस के कारण 11 से 13 दिसंबर के बीच केरल में बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना में भी बारिश की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की आरोपी हैं और एजेंसी ने उन्हें इस साल मई में गिरफ्तार किया था और शिकायत दर्ज कराई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अर्जी पर बॉम्बे उच्च न्यायालय आज सुनवाई करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय आज विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आधिकारिक वेबसाइट entry.uod.ac.in पर तीसरी योग्यता सूची जारी करेगा। उम्मीदवार तीसरी डीओपीजी प्रवेश सूची 2022 के लिए 13 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2022 है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के रीवा में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गडकरी ने कहा कि चुरहट सुरंग और बाईपास के निर्माण से रीवा और सीधी के बीच की दूरी 7 किलोमीटर घट गई है। उन्होंने कहा कि 4 लेन की सतना बेला सड़क के निर्माण से संपर्क और आसान हो जाएगा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। इस दौरान महिलाएं महिला शक्ति पद यात्रा के हिस्से के रूप में चलेंगी। श्रीलंका के उत्तरी जाफना प्रायद्वीप से चेन्नई के लिए उड़ानें फिर से शुरू होंगी। कोविड के कारण विमान सेवाएं बंद करने के 3 साल बाद श्रीलंका ये उड़ानें फिर से शुरू करेगा। और सांस्कृतिक मामलों के निदेशालय असम सरकार के सहयोग से नतासूर्य स्मारक समारोह समिति द्वारा आयोजित रंगीन यात्रा कार्यक्रम के साथ 5 दिवसीय नतासूर्य नाटक उत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन होगा। यह आयोजन श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र पंजाबरी गुवाहाटी में 12 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 तक होगा। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। पाकिस्तान की सेना और अफगान तालिबान लड़ाकों के बीच चमन सीमा पर भारी गोलाबारी जारी है। दोनों के बीच हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 37 लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान की सेना और अफगान तालिबान लड़ाकों के बीच यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब अफगानिस्तान के सीमावर्ती शहर स्पिन बोल्डक में मोर्टार गिरने से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य लोग घायल हो गए। इसके जवाब में अफगान तालिबान लड़ाकों ने पाक अफगान चमन सीमा के पास हमला कर दिया। तालिबान लड़ाकों की तरफ से भारी गोलाबारी में 6 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल भी हुए हैं। रूबी एयरबस कर्स्क पर यूक्रेनी हमले के बाद रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 2 दिनों में रूस और यूक्रेन के बीच यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों में ओडेसा और मेलिटोपोल में जबरदस्त भिड़ंत हुई। रूस ने ओडेसा पर ड्रोन से हमले किए तो यूक्रेन ने मेलिटोपोल पर मिसाइलें दागकर जवाब दिया। यूक्रेनी सेना का दावा है कि बीते एक दिन में रूस के 10 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए हैं। हालांकि कुछ ड्रोन बिजली और पानी की आपूर्ति से जुड़े ढांचों को तबाह करने में कामयाब रहे हैं, जिसकी वजह से ओडेसा में करीब 15 लाख लोग बगैर बिजली के रह रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ओरियन कैप्सूल वापस पृथ्वी पर आ गया है। इस कैप्सूल में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की भीषण रफ्तार से वायुमंडल में प्रवेश किया। पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद कैप्सूल प्रशांत महासागर में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उतरा। बिना यात्री के अंतरिक्ष में गए इस कैप्सूल ने चंद्रमा की परिक्रमा कर स्थितियों का आकलन किया और तस्वीरें भी ली हैं। और ट्विटर एक बार फिर अपनी ब्लू चेकमार्क सेवा शुरू करने की कोशिश कर रहा है। 1 महीने पहले उसकी यह कोशिश नाकाम रही थी। फिर से शुरू हो रही इस सेवा के लिए वेब उपयोगकर्ताओं को प्रति माह $8 और आईफोन उपयोगकर्ताओं को प्रति माह $11 का शुल्क देना होगा। ट्विटर ने कहा कि सब्सक्राइबर्स को कम विज्ञापन दिखेंगे, साथ ही वो लंबी वीडियो पोस्ट कर पाएंगे और उनके ट्वीट्स को प्रमुखता से दिखाया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए नजर डालते हैं आर्थिक जगत से जुड़ी खबरों पर। भारत और ब्रिटेन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के लिए छठे दौर की वार्ता आज से शुरू होगी। आखिरी दौर की बातचीत 29 जुलाई को हुई थी। ब्रिटेन की व्यापार सचिव केमी बडेनोच एफटीए की छठे दौर की वार्ता के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। 13 जनवरी 2022 को शुरू हुई वार्ता के तहत एक प्रमुख मुद्दा यात्री वाहन सहित वस्तुओं का व्यापार है। भारत और ब्रिटेन ने अक्टूबर तक वार्ता समाप्त करने के उद्देश्य से जनवरी में एफटीए के लिए बातचीत शुरू की थी। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीमों के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच को भारतीय महिला टीम ने अपने नाम कर लिया है। रोमांच से भरपूर इस मुकाबले का नतीजा सुपर ओवर में निकला, जिसमें बाजी टीम इंडिया ने मार ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 1 विकेट खोकर 187 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी टीम इंडिया की लड़कियों ने 5 विकेट खोकर 20 ओवर में इतने ही रन बनाए, जिसमें मैच टाई हो गया और सुपर ओवर तक गया। सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 16 रन बनाए, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने 20 रन बनाकर सुपर ओवर और मैच अपने नाम कर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारी परिषद ने पीटी उषा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ओलंपिक से पूर्व खेलों की ट्रेनिंग फैसिलिटी की पहचान करने के लिए अपने 2 सदस्यों को पेरिस भेजने का फैसला किया है। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने उपाध्यक्ष गगन नारंग और संयुक्त सचिव कल्याण चौबे को खेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 2024 में होने वाले ओलंपिक के लिए पेरिस में संयुक्त मुआयना करने के लिए नामित किया। टीम पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए जरूरतों की पहचान करने का काम करेगी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अंगूठे की चोट के कारण बांग्लादेश के खिलाफ 14 दिसंबर से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 7 दिसंबर को मीरपुर में खेले गए दूसरे वनडे में फील्डिंग के दौरान रोहित के बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी। रोहित उस मैच में 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे और वो सीरीज के आखिरी मैच में भी नहीं खेल पाए थे। उनकी जगह टीम की कप्तानी केएल राहुल करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ टॉप न्यूज में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 12 दिसंबर की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। 12 दिसंबर साल 1911 में दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में स्थापित करने की घोषणा हुई। आज ही के दिन राजधानी के स्थानांतरण के लिए ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इस दिल्ली दरबार में मौजूद हजारों की भीड़ के सामने ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की। इस दिल्ली दरबार में भारत के अलग अलग राज्यों से राजा रजवाड़े, उनकी रानियां, नवाब सहित कई अति विशिष्ट अतिथियों ने हिस्सा लिया। साल 1911 की उस ऐतिहासिक घोषणा के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली की नींव रखी और इस शहर को देश की राजधानी का जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी। शहर की वास्तुकला और योजना 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस ने बनाई थी। 12 दिसंबर साल 2017 से संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाने की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सभी लोगों तक पर्याप्त रूप से प्रभावी गुणवत्ता वाली जरूरी प्रोत्साहक, निवारक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि इन सेवाओं के लिए भुगतान करते समय लोगों को वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस दिवस की विषय वस्तु है, हम जैसा विश्व चाहते हैं उसका निर्माण करें, सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य।